गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी टूटती गई। गुटबाजी की वजह से कोई नहीं टूटा। एसआरके का के चला गया। ये तो है, वो काली भेड़ है। क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? कहीं थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद हो सकता है। भाजपा तो आरोप लगाती रहती है, कहीं ये लिस्ट भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी। कांग्रेस की बजाय अपने पर ध्यान दे। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का राजनीतिक भविष्य कुछ दिखता है? जेजेपी तो जमा जीरो पार्टी हो गई। कांग्रेस के वक्त में पैसे देकर नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, लेकिन अब तो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो गरीब परिवार के लोग हैं, युवा हैं, वो नौकरी पा रहे हैं। 50% से ज्यादा हरियाणा से बाहर के लोग हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री है, उसमें कई तरह के गाने बैन किए। जिसको चाहते हैं उसको बैन कर देते हैं। आपके पिताजी गयालाल एक दिन में 4 बार पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ लेके गए। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कह दिया, आया राम गया राम। उनका नाम नहीं था, पिताजी का नाम गयालाल था, इसलिए उनके नाम पड़ गया। वो भी आपको बोलती थी कि आप हुड्डा के इशारों पे चलते हैं, आप खुद से कोई फैसला नहीं लेते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है। कुछ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, तो कोई कहते हैं कि कलहबाजी कांग्रेस पार्टी को ले डूबी है। वहीं कुछ का मानना तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष की बातें सिर्फ हवा हवाई है, और जब बात संगठन की आती है तो वो बोलते हैं इसके लिए भी दिल्ली दूर है। लेकिन आज सवाल भी होंगे, बातें भी होंगी और जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये कि विधानसभा चुनाव को 9 महीने का समय बीत चुका है। बातें तो बहुत हो रही हैं कि नेता मिल जाएगा, और जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस का नेता कौन बनेगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी रही है इतने सालों से, वहाँ पर उसका दबदबा रहा है, सत्ता में भी रही है। विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक नेता होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ज़मीनी आवाज़ है जनता की, वो मजबूती से पहुँचाई जा सके। लेकिन अब तक भी नेता नहीं बना है, इसके पीछे सर क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और विधायक दल की मीटिंग हुई थी और सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात सभी रखी। हमारे 4 एआईसीसी से जो सीनियर लीडर्स ऑब्जर्वर के रूप में आए थे, अजय माकन जी थे, अशोक गहलोत थे, अपने छत्तीसगढ़ से थे, और प्रताप सिंह बाजवा थे पंजाब से, और उन्होंने सभी एक एक विधायक से भी बात की और सबने यूनानिमसली एक प्रस्ताव दिया कांग्रेस नेतृत्व को कि वो जिसको भी चाहें वो नॉमिनेट करें और उसको कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जाए। अब ये कांग्रेस नेतृत्व के पास ही है। अब ये जो संगठन का काम अब इस समय शुरू हुआ है, जो राहुल जी ने कितना गंभीरता से लिया, ये इस बात से ही प्रतीत होता है कि वो स्वयं चंडीगढ़ आए थे और सभी जो ऑब्जर्वर जिनकी ड्यूटी लगाई थी, एआईसीसी के थे, पीसीसी के थे ऑब्जर्वर, उनकी मीटिंग ली थी, उनको दिशा निर्देश दिए थे, और उनके दिशा निर्देश अनुसार जिला अध्यक्षों का जो संगठन बनाने का काम सभी ने सभी जिलों में विधिवत तौर से बहुत बेहतरीन ढंग से चला है। उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है कांग्रेस नेतृत्व को। 1 to 1 भी बात कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर हैं, तो उसमें समय लग रहा है। 30 जून का तो पहले ही बताया था कि 30 जून तक तो इन्हीं को रिपोर्ट देनी थी, तो कोई 30 जून को नहीं दे पाया, 2-4 दिन आगे पीछे दे दी, सबकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। और मैं समझता हूं जिले का संगठन भी, प्रदेश का भी और सीएलपी लीडर का भी, ये तीनों जो मुद्दे हैं बहुत जल्द ही इसी महीने में हमें पूरा उम्मीद है जुलाई में सारे मुद्दे सारे सुलझ जाएंगे जो आप बात करें। बिल्कुल, पिछले महीने तो बैक टू बैक इतनी मीटिंग हो रही थी भी कि हरिप्रसाद भी आए थे। राहुल गांधी गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद, क्योंकि इतना मजबूत राज्य है हरियाणा, तो यहाँ पर आए, कई दौर की मीटिंग हुई, और एक टाइम तो लग रहा था कि 22 के 22 जिलों में जिला अध्यक्ष करीब करीब तैयार हैं। लेकिन अब 30 जून का आपने जैसे कहा कि इस महीने हो सकता है कि सूची आ ही जाएगी। कुछ टेंटेटिव लिस्ट भी आई थी, कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ नाम भी आए थे, तो क्या उनमें कोई सच्चाई है? ये इनमें कोई सच्चाई नहीं। सूत्र तो जैसे हैं आपको पता है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किस तरह के सूत्र चल रहे हैं मीडिया में। जब पहली मीटिंग हुई थी राहुल जी ने
उसी दिन ये कहा था कि भाई आप 23 जून तक का तो समय एआईसीसी ऑब्जर्वर को दिया गया था, तो 30 जून तक तो उन्हीं को अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो उन्होंने 30 जून को रिपोर्ट दे दी है सबने। हो सकता है एक आधा ने एक दो दिन बाद दे दी हो, लेकिन सबकी सारी रिपोर्ट वहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कई जिलों में उन्होंने भी दौरा किया है और बहुत बेहतरीन ढंग से चला है। अब वो कांग्रेस नेतृत्व के पास में, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में और केसी वेणुगोपाल जी के ऑफिस में वो सारी लिस्ट पहुंच चुकी। 1-to-1 भी मीटिंग बात हुई है। अभी कई इधर को बिहार का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ जो बिहार में जो चल रहा है वो आपको पता है जी। इधर सेशन भी आ रहा है पार्लियामेंट का, तो इधर दूसरे भी प्रदेशों में काम होता है। तो जैसे ही जब राहुल जी और खड़गे जी जब होते हैं तो उनको समय मिलता है तो उनको देखेंगे। अभी यहाँ तो चुनाव अभी 8-9 महीने हुए हैं चुनाव को। हाँ, 9 महीने। हाँ, तो अभी यहाँ तो 4.25 साल पड़ा है, तो अभी प्रायोरिटी में और है। अभी इतनी वो प्रायोरिटी में अभी जो दूसरी जगह जो है जहाँ अभी करंट जब इलेक्शन होने हैं तो वहाँ ज़्यादा समय दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र ही इस महीने में, जुलाई में, हरियाणा के ये सारे जो प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि भाजपा तो आरोप लगाती रहती है, कहीं ये लिस्ट भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी। अभी बिहार का इलेक्शन है, पिछली बार महाराष्ट्र के इलेक्शन भाजपा ने बना दिया कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे। 2 साल हो गए एक्स्ट्रा, 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, हरियाणा का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। अपने को संभालें, कांग्रेस की बजाय अपने पर ध्यान दें कि किस तरह से चल रहा है इनके प्रदेश में। कोई खुश नहीं है, आपस में भी खुश नहीं है कोई। आपने कहा कि कोई खुश नहीं है, आपस में भी खुश नहीं है। अभी हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने एक डिनर रखा था और उस डिनर डिप्लोमेसी में इतने ज़्यादा आरोप लगने लगे, ये भी आरोप लगने लगे कि हो सकता है जिन 12 विधायकों को डिनर के लिए बुलाया गया था वो पार्टी से नाराज़ हैं। और उसके बाद सार्वजनिक इंटरव्यू पर उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल ही चला रहे हैं, उन्हीं के बाबू चला रहे हैं। बीजेपी में कौन कौन नाराज है इस बात को आप लोगे तो ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अनिल विज तीसरे दिन कोप भवन में पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या नहीं कहते। हाँ, जो ये अपने राव इंद्रजीत तो कई बार कह चुके, मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी, इनके बारे में भी। हाँ, वहां पर मंच पर हो लिया, इनका मंच पर भी हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जब बीजेपी में थे जब क्या क्या कहते थे। आप किसके लोग हैं इस बीजेपी में? आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के हैं, इनके पास तो अपना भी कुछ नहीं है, ये तो उधार के लिए हुए हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं है, यही कारण तो है, इसी को तो आरोप बनाते हैं वो लोग कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी टूटती गई और जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी है, वो एकजुट नहीं हो पा रही आज तक। गुटबाजी की वजह से कोई नहीं टूटा। गुटबाजी से अब आपको पता होगा कि 2019 में और 2024 में 5 साल में 11.4% वोट शेयर हमारा बढ़ा है विधानसभा में। लोकसभा में जहां हम 2014 में हमारी 1 आई थी, 19 में हम 0 पे थे और 24 में हमने 9 में से 5 सीटें जीती। अभी भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कई परिस्थितियां बनी। चुनाव आयोग का क्या रोल रहा ये आप रोज देख रहे हैं, प्रतिदिन रिपोर्टें आ रही हैं, सारी चीज सामने आ रही हैं। किस तरह से मतदाता सूचियों में हेरा फेरी हुई, किस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, किस तरह से फिर भी जाकर के सिर्फ 22,000 वोट फालतू हैं बीजेपी के। हाँ। कांग्रेस से फिर भी 37 सीटें आई हैं। 37 सीटें आई हैं और लोकसभा में तो हमारा इंडिया गठबंधन का हाईएस्ट था जो नंबर था। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी। मतभेद तो सभी लोकतांत्रिक पार्टियों में मिलेंगे, ये कोई वन मैन शो पार्टी नहीं है, कोई चौटाला की पार्टी नहीं है, अभय की पार्टी नहीं है जिसको चाहे कान पकड़ के निकाल दे, दुष्यंत चौटाला जिसको चाहे कान पकड़ के निकाल दे। ये लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कांग्रेस में और बीजेपी में
थोड़ा बहुत अपनी आवाज उठाते हैं, वो अपने विचारों का मतभेद है, मनभेद नहीं है। विचारों में मतभेद होता है, हर आदमी, कई जो चीफ मिनिस्टर के कई दावेदार थे, हर अपनी अपनी बात थोड़ी सी कह रहे थे, अपना आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे, किसी न किसी से कहलवा देते थे, उसको आप गुटबाजी की बात कर रही हैं। लेकिन जो फैसला हाईकमान लेता है उसको सभी सिरे चढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव में 50-50 की रेशियो से कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से सीटें जीती और उसके बाद 3-4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव थे। अच्छी खासी वेव बनी हुई थी कांग्रेस की। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार तो पक्का सत्ता में आने वाली, तीसरी बार बीजेपी का कोई तुक बनता नहीं है कि सत्ता पे काबिज होगी। लेकिन एंड तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 37 सीटों में सिमट कर रहेगी और बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई? कई कारण होते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में लड़ी चुनाव, पहले से 11.4% वोट भी ज़्यादा हासिल किए विधानसभा में भी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो ईवीएम का मैनिपुलेशन किया, जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूचियों के साथ जो हेरा फेरी की, और जो पैसे का और धर्म मजहब का जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें कुछ थोड़ी कमी रहेगी। हम 22,000 वोटों का अंतर है सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, तो थोड़ा है, लेकिन मुकाबला किया। आप देखो कि 37 इतना मजबूत विपक्ष पहले कभी भी नहीं रहा, विपक्ष में है, ठीक है। हम इसमें बहुत मंथन हुआ है, पार्टी के अंदर बहुत मंथन हुआ है, और जो कमियां भी रही हैं उस पर भी मंथन हुआ है। तो उसको आगे आप देखोगे तो कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि ये बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप कह रहे हैं बहुत मंथन हुआ है, तो उस वक्त तो कमान आप ही के हाथों में थी, तो क्या हुड्डा साहब ने कुछ सीटों को लेकर आपसे चर्चा की थी या फिर खुद से ही डिसाइड कर लिया जाता था? सब ने, पूरा कांग्रेस में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है टिकटों के बारे में। प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। तो सभी चैनलों से सभी उसका पूरा सर्वेयर हैं जो पार्टी की तरफ से, जो सारे प्रदेश के हर विधानसभा में जा रहे थे, सबकी रिपोर्ट लेकर के पूरा मंथन होता है। एक एक सीट पर, एक एक टिकट पर मंथन होता है। उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में सी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मैं भी था, हुड्डा साहब भी थे, हमारे प्रभारी जी थे, दीपक बावरिया जी थे, फिर और जो अपने कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी में ड्यूटी लगाई थी सीनियर लीडर्स की, कई लोग थे। अजय माकन जी भी थे, अपने उड़ीसा के थे, भक्त चरण दास थे, तमिलनाडु के थे, जो अपने फरीदाबाद में जो ऑब्जर्वर थे, इनका ये मणि संग टैगोर जो है, ये भी थे। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में वहाँ खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, अंबिका सोनी, अपना ये सलमान खुर्शीद, बहुत जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, उसमें 20-21 लोगों की कमेटी है, उसमें सारा डिस्कस होता है, एक एक सीट का डिस्कस होता है, उनके पास में पूरे आंकड़े होते हैं। तो उसके बाद में डिसीजन होता है टिकटों का। अब टिकटों का कोई एक आदमी के हाथ में किसी में नहीं है, सभी से डिस्कस किया जाता है। शैलजा जी से भी डिस्कस हुआ, रणदीप सुरजेवाला जी से भी डिस्कस हुआ, कैप्टन अजय से भी डिस्कस हुआ, सब स्क्रीनिंग कमेटी ने सबसे बात की। तो ये सबसे डिस्कस होकर के तब किसी डिसीजन पहुंचते हैं। ये मैंने कहा कि वन मैन शो नहीं है किसी पार्टी में कि जो एक आदमी को डिसीजन ले ले कोई भी। आपने कहा कि सबसे डिस्कस हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव से चंद दिनों पहले ही किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति को लेकर पार्टी छोड़ के चली गई। जाते जाते कलहबाजी और गुटबाजी के आरोप लगाए। एसआरके का के चला गया, अब एक सैलजा गुट बचा था और रणदीप सुरजेवाला गुट बचा था और एक हुड्डा गुट को लोग बोलने लगे। किरण चौधरी की तो पोल खोल दी
अब जब और वो चीज़ सामने आ गई, भाई क्या डील हो रही थी, उसके तुरंत बाद इनको राज्यसभा में भेजना, फिर बेटी को कैबिनेट मंत्री बनाना, ये तो इस बात से स्पष्ट हो गया ना कि भाई कि किस तरह से जो जो राहुल जी जो तलाश कर रहे हैं, यही तो है वो काली भेड़ है। सर, आपने तो अपना पूरी पूरी जीवन राजनीति को दे दिया है, इतना कुछ आपने देखा है, तो क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? क्या कोई सैलजा गुट है? क्या कोई रणदीप सुरजेवाला गुट है? क्या कोई हुड्डा गुट है? ऐसा है कि ये सब बातें ही हैं? कोई जो कांग्रेस के झंडा में विश्वास करता है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास रखता है, वो सब कांग्रेस जन है। अच्छा। हर प्रदेश में हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपने अपने तरीके से काम करना होता है। कुछ लोग उनके साथ विचार जिससे जहाँ मिलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कोई एडजस्ट हो जाते हैं, तो कहीं थोड़ा बहुत विचारों का हो जाता है। मतभेद हो सकता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का। तो इसलिए इस बात को गुटबाजी कहें, मैं इसको गुटबाजी नहीं मानता। ठीक है। और हुड्डा साहब को का गढ़ बिल्कुल हरियाणा माना जाता है कि वो इतनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस की डोर भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में है, और आपको भी उनका करीबी माना जाता है। जब डोर ही उनके हाथ में है तो सीधा सीधा पार्टी ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर देती है कि हमारे नेता यही हैं? देखिए, ये तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व है, लोगों की धरातल पर क्या उनके प्रति लोगों की भावना है, जन भावना है। ये बात ठीक है, पार्टी हर जन भावना का ख्याल रखती है, और यही कारण है कि 2 बार उनको मुख्यमंत्री रहे, 2 बार 3 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और विधायक दल के नेता रहे पहले। तो ये पार्टी ने पूरा उनको सम्मान दिया है। उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा जी, वो 5वीं बार मेंबर पार्लियामेंट है, 4 बार लोकसभा से, 1 बार राज्यसभा से, और CWC के मेंबर भी हैं। तो ये पार्टी उनको जहाँ है पूरा सम्मान दे रही है, और दूसरे नेताओं को सम्मान दे रही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम आपने देखा है कि नहीं देखा कि लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं पर भी ये चलता है कि हरियाणा कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथों में है, तो लोग देखना चाहते हैं, लोग खुद भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या ये हाई कमान को दिखता है? ये हरियाणा कांग्रेस की कमान किसको देनी है, ये पार्टी नेतृत्व ने तय करना होता है। जी। हुड्डा साहब थे, विधायक दल के नेता थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो स्वाभाविक है प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर, प्रदेश अध्यक्ष संगठन को और विधायक उसमें विधानसभा में CLP लीडर, ये 2 प्रमुख चेहरे होते ही हैं सभी जगह पार्टी में। और जब पार्टी नेतृत्व ये समझता है कि उनसे बेटर कोई चॉइस है, तो वो उसको चेंज कर देते हैं, उसको दूसरे को ले लेते हैं। हमेशा एक चेहरा नहीं रहता, हमेशा एक आदमी नहीं रहता कि वही रहेगा। पार्टी के प्रति समर्पित होकर के कार्य करना है, और जो काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक हुड्डा जी की बात है, हुड्डा जी के दादाजी भी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा 8 साल जेल में रहे हैं। 8 जेलों में अलग अलग, 4 हिंदुस्तान में है, वो 4 पाकिस्तान में। जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1952 में वो लोकसभा में थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 46 में मेंबर बने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। 7 सदनों के मेंबर रहे। उनके दादाजी वो भी फ्रीडम फाइटर रहे, खुद जो है हुड्डा जी का, और अब उनके बेटा। तो 4 पीढ़ियों का कांग्रेस के प्रति उनके तो अंदर कांग्रेस है, और कांग्रेस के प्रति उनका वो पूरा समर्पण रहा है शुरू से, पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ है। तो उन पर गुटबाजी का किस तरह से, वो तो कांग्रेस में पूरी तरह से हैं। और मैं नहीं कहता, वो भी जैसे शैलजा जी हैं, वो भी पुराना परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस में रहा है उनका भी, उनका अलग कद है, वो जनरल सेक्रेटरी
एआईसीसी में बना रखी है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, उसी तरह से रणदीप को बना रखा है। जहाँ जो है जितना सभी नेताओं को सम्मान दे रही है पार्टी। सर, शैलजा जी का जिक्र किया आपने, चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में बहुत देर से आई, उस वक्त कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उन पर कुछ छीटाकशी कसी, उसके बाद आरोप भी लगाए, वो भी दलित समाज से आती हैं, आप भी उस समाज से आते हैं, तो क्या वाकई में शैलजा जी ये नाराज सब राजनीतिक शगुफे हैं। सब ने अपना काम किया, टाइम पे काम किया, मेहनत की। बीएसपी से ऑफर ये भी आने लगे थे। सब जो है जो सिर्फ कुछ लोगों का जिनके वो आदत है कि वो कुछ ना कुछ पार्टी में किस तरह से मतभेद पैदा हो, लड़ाने का काम क्रिया करते हैं, उनका है, ऐसा कुछ नहीं। सर, 2019 में जेजेपी अगर बीजेपी के साथ नहीं जाती तो क्या आपको लगता है 2019 में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती थी? और चुनाव से चंद महीने पहले ही जेजेपी और बीजेपी अलग हो गए, तो अब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का राजनीतिक भविष्य कुछ दिखता है? देखो, इनका जेजेपी तो जमा जीरो पार्टी होगी, और अपनी इन्हीं उससे कि जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ कर आए, उन्हीं से मिल कर के अपना वो उन्होंने सरकार में शामिल हो गए। लोगों की दुख तकलीफ़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। और जहाँ तक है, अभय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, रणजीत चौटाला हो, बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे, और जब समय आता है तो बीजेपी के साथ रहेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो ये उसको वोट देते हैं बीजेपी को, जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो बीजेपी को वोट देते हैं। इनकी तो वैसे ही दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि इनकी कहीं भी अब वक्त नहीं रही, इनकी विश्वसनीयता नहीं रही, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए जगह तलाश करते फिरते हैं। जब जरूरत होती है बीजेपी को गाली देने लग जाते हैं, किसानों की हमदर्दी लेने लग जाते हैं। ये एक भी नहीं थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस ने पूरी तरह से सहयोग किया, साथ दिया। इनमें से कहाँ थे? 5-6 महीने पहले मैंने अभय चौटाला और अर्जुन चौटाला जी से भी बात की थी, उनका भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने तो कहा था कि किसानों के हित की पार्टी ही हम हैं, और भाजपा सिर्फ झूठ बोलती रहती है। जहां युवाओं के रोजगार की बात करती है, कोई रोजगार नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार की बात करती है, वो भी नहीं है। युवा डंकी रूट ले लेके विदेश जा रहे हैं, तो क्या कारण है? ये तो सिर्फ पंजाब में हुआ करता था, बट हरियाणा में भी आने लगा, वो तो काफ़ी आरोप लगा रहे थे। बाकी आप अभी नेक्स्ट वीक शायद सीईटी की परीक्षा है, उसके लिए कुछ 800 बसों का फ्री सेवा का इंतजाम भी सरकार की तरफ से किया है। सरकार तो बोल रही है हम पहले कांग्रेस के वक्त में पैसे देकर नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, लेकिन अब तो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो गरीब परिवार के लोग हैं, युवा हैं, वो नौकरी पा रहे हैं। नौकरी कहाँ लग रही है? आज भी 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये कौशल विकास रोजगार के जरिए का पर्ची खर्ची नहीं चल रही, जो इनके मंत्री एमएलए जो आरएसएस के लोग हैं वो दे देते हैं। इलीगल ना उसमें रिजर्वेशन है, ना कोई क्राइटेरिया है उसका, कोई भी यूं ही सिलेक्शन हो जाते हैं। वो क्या है? ये हर बार निकालते हैं कि पुलिस 5,000, 5,500, 5600 निकाल दी, 5800 निकाल दी, और लोग भागते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, अपनी दौड़ वौड़ शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि वो कैंसिल हो गई, डेट हो गई, फिर कैंसिल कर देते हैं। इन्होंने कौन सी भर्ती करी है? आज भी जब इन्होंने सरकारी स्कूल करीब 3,500 तो इन्होंने मर्ज कर दिए, फिर भी जो है 35 इसमें 35,000 से 38,000 से ज़्यादा पद आज भी खाली हैं अध्यापकों के। और जो भर्ती कर रहे हैं सारे, इन्होंने डोमिसाइल पहले 15 साल का होता था, वो 5 साल कर दिया। इनकी लिस्ट देख लो, किसी की भी, एसडीओ की देख लो, एडीओ की देख लो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी निकल रही है एचपीएससी से सारे जो भी ये नौकरी दे रहे हैं, 50% से ज़्यादा हरियाणा से बाहर के लोग हैं। ये कह रहे हैं हरियाणा के लोगों को नौकरी देंगे, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी देंगे, और ऐसे ही जो ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का परिचय छाप दिया। अच्छा, 27 क्वेश्चन इकट्ठे। हो क्या रहा है? ये तो हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। आज भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है।
मैं आज 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 की अखबार में है, उसमें वो आ रहा था, मिड डे मील जो इस प्रदेश के बहुत गरीब लोगों को, गरीब दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए जो स्कीम चलाई थी खाना खाने के लिए, उसमें भी ये 300 करोड़ का घोटाला कर गए। सीबीआई ने निकाला है 300 करोड़ का घोटाला मिड डे मील में। 22,000 करोड़ का घोटाला ये खनन में कर गए, इसमें सारे पहाड़ों में, और इसमें जो है एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई मेट्रो का एक पिलर इन्होंने खड़ा नहीं किया, एक यूनिट बिजली का कोई कारखाना इन्होंने नहीं किया, कोई बड़ा हॉस्पिटल कोई इस तरह का कोई नहीं, कि कोई मेडिकल कॉलेज कोई ऐसा कोई बनाया हो। लेकिन वो तो इस बात को छाती ठोक कर कहते हैं कि 3 बार हम सत्ता में आ चुके हैं, यानी कि जनता हमें पसंद कर रही है, हमने काम करके दिखाया होगा, इसीलिए तो हम बस सत्ता एक में आए हैं। नफरत के नाम से, मजहबी जनून पैदा करके लोगों को बांटने में, धर्म के नाम से, मजहब और जाति बिरादरियों के नाम से। सर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके कुछ बयान हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। कुछ सालों पहले आपने कहा था कि ट्विटर पर नया हूँ, राजनीति पे नहीं। और एक बार आपने कहा था जब पूर्व सीएम मनोहर लाल थे, तब आपने कहा था कि पीएम ये है और सीएम ये है, उसका भी काफ़ी बवाल मचा था। तो ये आप सोच के बोल देते हैं कि मतलब, क्योंकि हरियाणा वालों का एक अलग अंदाज होता है, उसको कई बार अलग से पेश भी कर दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों के पीछे मैं क्या तो जो साफ दिल हूँ, हाँ। जो भी जो आता है बिल्कुल स्पष्ट अपना बोल देता हूँ। हाँ, और मेरे कोई वो नहीं रहता, छल कपट नहीं रहता कोई भी। हाँ, हरियाणा वाले इस चीज़ के लिए जानने जाते हैं और कि उसमें कोई भी जो चीज़ मैंने कही है, अगर उसमें कोई गलत कही है तो मैं उसको मानूं, और जो सही है तो उसको मानना चाहिए। तो उस वक्त तो आप पे इल्ज़ाम लगने लगे थे कि गाली गलौज या फिर आपत्तिजनक जो बात कही, हालांकि वो एक शब्द है, हमारे देहात में हमारे देहात में शब्द है। ये आम बात है, हाँ, आम बात है। हमारे आम भाषा है, आम भाषा में बोलते हैं, पूछ लो कहीं भी हाँ, हम भाषा गाँव में में बोलते जाकर। हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि अभी भी हरियाणा सरकार की तरफ से जो हरियाणा के कल्चर को बढ़ाने के लिए हरियाणवी इंडस्ट्री है, उसमें कई तरह के गाने बैन किए। मासूम शर्मा ने फिर इल्ज़ाम लगाया, गजेंद्र फोगाट पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गाने हटवाए हैं। लेकिन बैक टू बैक कई गाने हटाते जा रही है, बोलते हैं कि युवा जो आजकल के बच्चे उनको देखकर बिगड़ रहे हैं। तो ये गानों पर से बैन, क्योंकि ये तो महज एंटरटेनमेंट का माध्यम है। अगर उन्हें किसी को कुछ सीखना है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकता है, वो सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री में दिखाई जा रही है। तो इस एक्शन को, जो गाने लगातार बैन किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं क्राइम पर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर वगैरह कर रहे हैं, तो क्या किस तरह देखते हैं? और जबकि फाजलपुरिया पर 2 दिन पहले ही फायरिंग हुई है। गाने हो, कोई भी फिल्म का हो, जो सेंसर बोर्ड था वो इन्होंने बिल्कुल उसकी ख़त्म कर दी। जिसको चाहते हैं उसको बैन कर देते हैं, जिसको चाहें लोगों को भड़काने के लिए जुनून पैदा करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और जिससे इनको लगता है कि उनको ये बैन कर देते हैं। वही तो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है सारे देश के अंदर। सारी जो संवैधानिक संस्थाएं आज खत्म है सारे देश के अंदर, बिल्कुल उनको समाप्ति के कगार पर कर रखी हैं। आज क्या इलेक्शन कमीशन का रोल रह गया? आज सुप्रीम कोर्ट पे भी किस किस तरह से कोई एकाध कोई सुप्रीम कोर्ट को फैसला ले लेता है तो उसके ऊपर किस तरह से इनके उपराष्ट्रपति बोलते हैं, किस तरह से इनके एमपी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई इन्होंने छोड़ी है? कोई ईडी सीबीआई की क्या गति बना दी है? जो आरोप लगाते हैं और वो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो सारे आरोप शुद्ध हो जाते हैं, सारा पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये इस्तेमाल किए हुए हैं, और लोगों में अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ की जो अधिकता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये अब इस स्थिति में जा रहे हैं कि लोग जो है कि भाई अति की तरफ जा रहे हैं। सर अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा, 1967 की बात है, जब आपके पिताजी गयालाल एक दिन में 4 बार पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ लेके गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कह दिया
आया राम गया राम, उसके बाद से ये फ्रेज बन गया राजनीति में। लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो दल आपको बदल पता वाले ही नहीं है कौन सी पार्टी छोड़ी? ये वही तो। आप बताओ हाँ, कौन सी पार्टी छोड़ी? यूनाइटेड फ्रंट की बात की कौन जाए सी कि पार्टी छोड़ी? तो किस पार्टी में थे? फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गए थे, इस तरह की बातें। किस पार्टी में थे? यूनाइटेड फ्रंट उसके बाद कंप्लीटली छोड़ के और कांग्रेस में आ गए। इंडिपेंडेंट थे एमएलए, अच्छा किसी पार्टी के एमएलए नहीं थे। अच्छा। चौधरी चांदराम आए थे यहाँ। चौधरी चांदराम ने कहा कि आप अगर मेरा साथ दे दें, मैडम मुझे चीफ मिनिस्टर बना रही हैं, आप मेरा साथ दे दें तो मैं सीएम बन सकता हूं। पिताजी इंडिपेंडेंट थे, पिताजी ने कह दिया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगले दिन बजाय चांदराम जी के पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम दे दिया सीएम के लिए। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने पिताजी की टिकट कटवाई थी 67 में। पिताजी थे पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ में नहीं रहूंगा, तो उन्हें जब पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम आया तभी ये कह दिया था कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, आगे के भाई कांग्रेस छोड़ दी। पार्लियामेंट चल रहा था, उमाशंकर दीक्षित वो गृह मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में टिप्पणी करी थी आया राम गया राम। और ये जो हीरानंद आर्य थे 7 बार दल बदला इन्होंने, उनका नाम नहीं था, पिताजी का नाम गयालाल था इसलिए इनके नाम पड़ गया। इनके नाम पड़ गया। इनने कोई नहीं, एक दिन के लिए गए थे बस कांग्रेस में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। एक दिन के लिए कांग्रेस में गए थे, इंडिपेंडेंट थे, और वो भी कांग्रेस में समर्थन दिया, फिर कांग्रेस से वापस हो गए। जब चौधरी चांदराम को नहीं बनाया और जब उनका नाम आ गया पंडित भगवत दयाल शर्मा का, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। ये है। अब जो बगैर पते है और कोई भी जो ना पत्रकार जो मर्जी अपनी तरफ से करता रहता है, लिखता रहता है। तो मुझे लगता है अब ये लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि वो पार्टी छोड़ कर नहीं गए थे। क्लियर वाक्य आपने बता दिया है। और कोई पार्टी नहीं छोड़ गए थे, इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे 67 में। हाँ हाँ, तो बिल्कुल इंटरनेट पे जो गलत बातें छपी हुई थी, कम से कम अब आज के बाद ये क्लियर हो जाएगी। और सर, अभय चौटाला का आपने जिक्र किया, जेजेपी एनएलडी आईएनएलडी अलग हो चुके हैं। इन दोनों पार्टियों का कुछ हरियाणा में भविष्य बचा है कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है, कोई सीटें नहीं है? और इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा का किस तरह भविष्य देखते हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा को वही छवि लोग देखते हैं उनमें, क्योंकि मजबूत उनका भी किरदार है? देखिए, मैंने तो बताया कि इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई चौटाला फैमिली की। अब बस इन पर कोई भरोसा नहीं करता है। इन्होंने पूरी लूट मचाई जब ये सत्ता में थे, भ्रष्टाचार में जेल गए, सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं सारे इन पे, सारी फैमिली पे। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई बची नहीं। और जहाँ तक है दीपेंद्र, वो तो उभरता सितारा है ही, उसमें क्या शक है किसी को। हरियाणा में वो इतनी कम उम्र में 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बन लिया। कोई भी इशू होता है पार्लियामेंट में, सारे मुद्दों को उठाता है। आज जितनी वो मेहनत दीपेंद्र हुड्डा कर जाते हैं सारे प्रदेश में, प्रदेश का एक भी नेता नहीं कर पाता। जिस तरह से उन्होंने लगातार यात्रा भी की, सारे उसमें प्रदेश में घूमे। मैंने हुड्डा साहब ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन दीपेंद्र ने हमसे भी ज़्यादा मेहनत की। इसमें क्या है, ये मानने में क्या लगता है? भाई यंग है, हमारा तो 70 साल के हो गए, हमारा वो एनर्जी थोड़ी रहेगी जो एक यंग में रहेगी। तो दीपेंद्र जो है वो एक तो इंटेलिजेंट है, अच्छा पढ़ा लिखा है, मेहनती है, कोई आलस नहीं जरा भी, और पूरी प्रदेश में और उसकी हर जगह वो कार्यकर्ताओं को नाम से बुला लेता है। हर जगह हर गांव में के लोगों को जानता है, पहचानता है। तो वो आदमी तो राजनीति में आगे बढ़ेगा ही, उसका भविष्य उज्ज्वल है। यही नतीजा है कि जब कैंपेनिंग के दौरान गांव-गांव में गए तो दीपेंद्र हुड्डा का सबने
जमकर स्वागत किया। वहीं अगर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय की बात करें तो गाँव से भी वो खंगाले जा रहे, निकाले जा रहे थे, क्योंकि उस समय ही बीजेपी से अलग हुए थे। एक तस्वीर मैं सामने देख रही हूँ, शायद भारत जोड़ो यात्रा की, इसमें राहुल और शैलजा जी भी साथ में हैं, आप भी साथ में हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में हैं। तो यही कारण रहा होगा, वो एक्टिवली सबसे मिलते हैं, जुड़ाव महसूस करवाते हैं लोगों को, इसलिए शायद सबके नाम भी उनको याद होंगे। सर, अनिल विज का आपने जिक्र किया था। अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया, एक अस्पताल में जाकर पहुंच गए, और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, तो क्या उन पर निशाना साधने के लिए वो अचानक हॉस्पिटल पहुंच गए? और जिस तरह डिनर डिप्लोमेसी बार बार चल रही है, तो क्या लगता है अगर ये 12 विधायक अलग हो जाते हैं अनिल विज तो जो ये है वो ड्रामेबाज आदमी है। वो पहले भी ऊपर जाकर टंकियों पे चढ़ जाते थे, वो तो ऊपर जाकर टंकियों पे चढ़ जाते थे। तो अब अस्पताल का औचक निरीक्षण कर लिया। औचक क्या है, मंत्री है, जा सकता है कहीं भी, किसी भी डिपार्टमेंट में वो जा भी सकता है, और उसे जो मिलता है वो कंसर्न मंत्री को लिख सकता है, कंसर्न मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को वो लिख सकता है कि मैं वहाँ पर गया, ये अनियमितताएं थी, तो ये कोई मैटर ही नहीं है कोई ऐसा। तो वो ये तो और फिर वो तो शायद अम्बाला की बात है, अम्बाला ही हॉस्पिटल में वो गए थे, तो अम्बाला तो उनका अपना गृह जिला है, कैंट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो पहले जाते रहे, पर वो मंत्री रहे उस महकमे के, उन्हें पता है अगर उसमें व्यवस्था में कमी आई है तो उसको उजागर किया है उन्होंने। और इस चीज़ में तो अनिल विज माहिर हैं एक्सपोज करने में दूसरों को, जब खुद अपना एक्सपोज हो रहा हो तो नहीं दूसरों को एक्सपोज करने में तो माहिर है। अच्छा, हाल फिलहाल में 60 रुपये दाम बढ़े हैं तेल के, उस पर आपने भी कहा था कि ये सरकार आई है जब से महंगाई बढ़ाई जा रही है, बीपीएल जो कार्ड धारक है उनके लिए मतलब फजीता कर दिया है, वो कुछ ढंग से खरीद के खा भी नहीं, बेसिक जो नेसेसिटी है उससे भी दूर। इनकी जो सरकार बनी है उनकी जीत में एक एक बहुत बड़ा कारण ये राशन घोटाला है। अच्छा। इन्होंने 2021 में लगभग 7,51,000 कुछ राशन कार्ड थे, और 2024 अक्टूबर में जब चुनाव हो रहे थे तो 21,89,000 राशन कार्ड हो गए, 3 गुना राशन कार्ड। 51,89,000 इसका मतलब कि हरियाणा की आबादी 2,80,00,000 है, जिसमें से 2,05,00,000 की आबादी बीपीएल कार्ड धारक बन गई। सभी जो कह रहे हैं इतने लोगों को फ्री राशन कार्ड दे रहे थे, ये वोट लेने की खातिर जिनके पीले कार्ड डिजर्व नहीं करते उन सबके कार्ड बना दिए और सबको फ्री राशन कार्ड दिया, वो लाइन में लगे रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मुफ्त का अनाज मिल रहा है तो उसमें वोटों में बढ़ोतरी होगी इनकी। और अब जैसे ही इनकी सरकार बनी, जो 2,05,00,000 लोगों को राशन दे रहे थे, अब उनमें से 25 लाख लोगों का राशन कार्ड दिया, 25.5 लाख का। और ये तो सिर्फ अभी नमूना दिखाया है कि भाई एक साथ में लोग चीखे नहीं, इसमें क्या रिएक्शन होता है अब देखना, हर महीने कटेंगे, और जब नजदीक आवेगा इलेक्शन फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह के इन्होंने अपनी कोई नीतियों पर, कोई डेवलपमेंट पर वोट नहीं मांगते, ये वोट मांगते हैं नफरत के नाम से, इस तरह के हथकंडे अपना करके सारे। हाँ, किसान तो आज भी नाराज ही हैं, हालांकि बोला जाता है कि किसानों के लिए हमने ये सब कर दिया। बाकी सर, इतने साल से आप कांग्रेस के साथ रहे हैं, आपके पिताजी, आप, आगे आपके बेटे भी हैं, तो वो किस तरह, या फिर वो कुछ राजनीति से हटके कुछ अलग राह देखते हैं? बल्कि देवेश तो पार्षद भी रहे हैं, तो उनका राजनीति में किस तरह भविष्य देखते हैं हरियाणा के लिहाज से? ऐसा है, हर आदमी का अपने अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। बेटे मेरे 3 हैं, फरीदाबाद में वो अपना रियल एस्टेट में काम करता है, दूसरा वाला वो राइस मिल चलाता है, वो चेयरमैन रहा है नगर परिषद का, राजगोपाल, और ये भी पार्षद रहा है देवेश, ये यूथ कांग्रेस का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है,
और एससी डिपार्टमेंट का ये वाइस चेयरमैन रहा है प्रदेश का, और राजगोपाल भी रहा है वाइस प्रेसिडेंट ये इसका स्टेट में, यूथ में। तो ये जो देवेश की आपने बात की, वो पूरा देवेश और राजगोपाल एक्टिव हैं, लेकिन देवेश जो है ना पूरा संभाले हुए ज़्यादातर सारे उसका, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य अच्छा ही रहना चाहिए, लोगों की सेवा करेगा ईमानदारी से, मेहनत से। हमने जो कमाया है, हमने ये कमाया कि आज भी मंच पर खड़ा होकर के कह देते हैं वही किसी के 100 रुपये के दागी हों तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, घर बैठ जाएंगे। हमने राजनीति में स्वच्छता बनाई है, ईमानदारी से लोगों की सेवा की है, जन सेवा की है। उसी जन सेवा के साथ में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जनता नकार देगी। सर, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात की जाती है कि परिवारवाद है, क्या राजनीति में भी इसी तरह का नेपोटिज्म है कि सिर्फ जो कई सालों से, कई दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं उन्हीं के बच्चों को मौका मिलता है? हालांकि जब जिला अध्यक्षों की सूची की बात की जा रही थी, उसमें से तमाम एप्लीकेंट्स के जो एप्लीकेशन मांगी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अपने ज़िले में फेमस होना चाहिए, बीजेपी से आया हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या आउटसाइडर्स को कांग्रेस पार्टी खुलकर मौका देती है? नहीं, आउटसाइडर को कैसे खुल के मौका देती है? आउटसाइडर का मतलब सर, जैसे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा हो। नहीं, खूब जिसका राजनीतिक, जो राजनीति में रहेगा, जो राजनीति में मेहनत करेगा, राजनीति का तो इतना बड़ा ग्राउंड है कि राजनीति में जो जितना भी वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी सेवा करके आगे बढ़ता है, कितना लोगों का मन जीतता है। राजनीति में आउटसाइडर क्यों नहीं है? कौन कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके कोई परिवार में कभी कोई मेंबर भी नहीं रहा, कोई पंचायत का पंच और सरपंच नहीं रहे, और वो एमएलए बने, मंत्री बने। अब खाली ऐसे थोड़ी हर आदमी का अपना अपना वो रहता है कि कौन कितना उसमें इंटरेस्ट लेता है। लेकिन बीजेपी तो बार बार आरोप लगाती रहती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं सब में कांग्रेस पार्टी सीमित हो चुकी है और किसी को मौका ही नहीं देती। फिर इन सबको ले रहे हैं जो कांग्रेस के जो भी थे परिवारवादी, हाँ, वहां कोई परिवारवादी खत्म हो जाते हैं वहां जाकर के। वहां पे चाहे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, परिवारवाद खत्म है, नीतीश राणे हो, परिवारवाद खत्म है, जितेंद्र प्रसाद हो, परिवारवाद खत्म है, जो किरण चौधरी आ गई तो परिवारवाद खत्म है, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह आए तो परिवारवाद खत्म है। आप बताओ मुझे, परिवारवाद का ये सारे यही ठेकेदार हो गए सारे, जितने भी भ्रष्ट जो थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, वो सब वॉशिंग मशीन में धुल करके अपने पास बुला लिए। ये परिवारवाद की बात करेंगे? ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, आखिरी के 2 सवाल। ये कहा जाता था जब किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में थी तब आप दोनों के बीच ज़बानी खटपट लगी रहती थी, तो क्या वाकई में कुछ दूरियां या दिक्कतें थी? खटपट नहीं रही। वो भी आपको बोलती थी कि आप हुड्डा के इशारों पे चलते, आप खुद से कोई फैसला नहीं लेते हैं? वो क्या कहती थी, क्या कहती थी, मुझे उससे मतलब नहीं है जी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थी, मेरे आप बताओ एक स्टेटमेंट उनके खिलाफ कोई मैंने दिया हो? वो बोलती है तो बोलती है, क्या मैं उनके इशारे पे काम करूं? मैं अपने विवेक से काम करूंगा। जहां हुड्डा साहब को सम्मान देना है हुड्डा साहब को सम्मान दूंगा, जहां इनको सम्मान का है वहां इनको सम्मान दूंगा। इनके पास भी बात करता था, इनसे भी बात करता था, इनको बुलाता था, इनके बेटी को बुलाता था मीटिंगों में। ये अगर ना आए किसी उससे तो ये तो इनके ऊपर निर्भर करेगा। एक बार तो शायद नाराज भी हो गई थी, ये कहती थी कि आपने उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया। हमने वो झूठ की पोल भी खोल दी थी मैंने, तो मैंने वो पत्र भी दिखाए। मैंने कि ये कहती कि हमें बुलाया नहीं। मैंने खुद ने फ़ोन किया, फिर ये ईमेल किया, ये ईमेल है, ये पत्र है, ये लेटर है, ये लेटर भी मैंने दिखाया कि ये लेटर है, और ये मैंने इनको आमंत्रित किया, और ये कहती है कि मैं आमंत्रित नहीं किया। अब उनकी क्या मतलब, किस तरह की जो
राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसा काम कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। उनके बात पे मुझे कोई वो नहीं है। एक आखिरी सवाल, उदय भान जी का एज एन इंडिविजुअल और एक पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आगे क्या भविष्य है? आप 4 बार एमएलए रहे हैं, 3 बार हसनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से और होडल से। होडल के लिए और हरियाणा के लिहाज से किस तरह अपने आप को देखते हैं? क्या आगे का करियर देखते हैं? नहीं, मैंने तो अपना पूरा अब लगभग 38 साल 40 साल मुझे हो गए, 40 साल से मैं राजनीति में हूँ। और अभी पार्टी जो मुझे ड्यूटी लगाएगी वो मैं ड्यूटी करूँगा। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आगे पार्टी किसको टिकट दे किसको ना, अलग बात है, लेकिन मेरा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल आपका कोई मोटिव नहीं आगे की? पार्टी के लिए काम करता रहूँगा जब तक हूँ, पार्टी के लिए काम करेंगे। और चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है, अगर जो पार्टी इंसिस्ट करेगी तो लड़ेंगे, नहीं तो कोई बेटा लड़ाना चाहेंगे बेटे को तो बेटा लड़ लेगा, और किसी को लड़ाना चाहे पार्टी तो वो लड़ लेगा। तो पार्टी, ये तो पार्टी का प्रोरोगेटिव है। पार्टी का। तो जाते जाते होडल और हरियाणा की जनता के नाम कोई संदेश? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई इस समय की जो परिस्थितियाँ हैं देश में, उसको बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जो डेमोक्रेसी पर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, आज इनको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। आज इस भारत का जो संविधान जो बनाया है, इस संविधान को बचाने के लिए, इसकी एकजुटता के लिए, अगर ये संविधान चला गया तो देश में से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस संविधान को बचाने के लिए आज एकजुटता की ज़रूरत है। आज जो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश में से आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश में से सामाजिक न्याय की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश में से समाजवाद को, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। देश जो आगे बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब हम एकजुट होकर के, वही उस तरह से वो लोग जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया, देश अंग्रेज़ों के साथ दिया, देश के जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ जो गवाहियाँ दी, जो देश का तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं माना, जिन लोगों ने भारत के संविधान को अपना संविधान नहीं माना, जिन्होंने भारत के संविधान को प्रतियां जलाने की, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतियां जलाने का काम किया, आज वो संविधान की बात करते हैं। तो इनसे जो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस देश को जो मार्ग प्रशस्त होगा वो संविधान के जरिए ही होगा, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने जो हमें दिया है, उस पर हम मिलकर के बढ़ेंगे आगे, तभी देश का कल्याण होगा। आपस में भेदभाव को दूर करके, धर्म और मजहब की और जाति की दीवारों से ऊपर हट करके समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो बिल्कुल जाति और धर्म से ऊपर उठ के और एकजुट होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। सर, बहुत ही बेबाकी से आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम। शुक्रिया। राम राम।